हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बीपीएससी मुख्य परीक्षा 68 बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा से संबंधित उपयोगी सामग्रियों पर चर्चा करेंगे। और पहले के वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड मेन टॉपिक पर शॉर्ट नोट्स को बता चुका हूं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराता है। और आज जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 में जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी है, तो आज हम लोग इकोनॉमी पर चर्चा करते हैं। और इकोनॉमी में जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस में, टॉपिक्स में अगर आप उसको ठीक से देखें तो इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स में लगभग हर बार डेमोग्राफी से रिलेटेड, जनांकिकी यानी जनसंख्या से संबंधित, तो डेमोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाते हैं। और आप हर बार के बीपीएससी का एनालिसिस अगर ठीक ढंग से करें तो आप देखेंगे कि 2-3 टॉपिक काफ़ी कॉमन है। और अभी भारत की जनसंख्या संयोग से विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि चाइना को भी हम लोग एक्सीड कर गए हैं। तो इस पर भी आगे हम लोग एक नोट तैयार करेंगे। और इकोनॉमी में मेनली 3 चीज़ की चर्चा हम लोग करेंगे जो शॉर्ट नोट के लिए बड़ा काम करेगा। डेमोग्राफी टॉपिक से रिलेटेड, जनांकिकी यानी जनसंख्या से संबंधित 3 टॉपिक, जिनमें सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशंस या जनांकिकीय सूचनाएं 2011 से संबंधित, जिसके आने की संभावना प्रबल है। अगर लॉन्ग में भी आ जाता है तो भी जितना आपको पॉइंट है आप उससे बढ़िया से डील कर सकते हैं, कुछ और पॉइंट को ऐड करके। और शॉर्ट के लिए सफिशिएंट है, यानी ये टॉपिक आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी काम करेगा आपके लिए। जितना पॉइंट को हम लोग डील करेंगे उतने पॉइंट में आपका बढ़िया से आंसर तैयार हो जाएगा। और देखिए कि डेमोग्राफी, किसी भी कंट्री का जो डेमोग्राफी है, जनसंख्या है, उसकी जो गणना की जाती है वो बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। सोचने की बात है कि हमारे भारत में ऐतिहासिक तौर पर जनगणना हर 10 वर्ष पर लगातार 1881 से होता आ रहा है। हालांकि एक कोरोना काल में 2021 की जनसंख्या अपने समय पर नहीं हो पाई, जनगणना अपने समय पर नहीं हो पाई, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। तो ये विशेष परिस्थिति है। तो अभी तक हमारे पास 2011 के जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं और इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग को पूछे जाएंगे। देखिए, जनसंख्या से संबंधित जो संख्यात्मक आंकड़ा होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसी को कहते हैं जनसंख्यात्मक आंकड़े। और उन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद जो जनसंख्या के संबंध में सूचनाएं मिलती हैं उनको कहते हैं जनांकिकी या सूचनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में जो 2011 की जनसंख्या है, यह 2011 की जो जनगणना है, यह 15वीं जनगणना है। और 15वीं जनगणना के जो आंकड़े हैं हमारे पास, उनका विश्लेषण अगर किया जाए तो बहुत सारी सूचनाएं हम लोग को मिलती हैं, जिनके आधार पर हम लोग अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। देखिए, किसी भी देश में सरकार द्वारा जो जनगणना कराई जाती है, इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम लोग अपने भारत की बात करें, अगर आपको यह भी प्रश्न सामने आ जाता है कि जनगणना के आखिर क्या उद्देश्य है, तो सहज है। अब देखिए कि जनगणना से ही पता चलता है कि भारत में जनसंख्या की स्थिति कैसी है, साक्षरता दर कैसी है, गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, कितने जनसंख्या के पास आवास हैं। तो इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद ही सरकार विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करती है। अगर जनगणना न हो और जनगणना की वास्तविक स्थिति की जानकारी न मिले तो सरकार के कल्याणकारी योजनाएं या विकासात्मक योजनाएं सहज विफल हो जाएंगी। जैसे हम लोग बीपीएससी मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, एक बेस प्रोवाइड कराता है।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो जनसंख्या के विकास और कल्याण से संबंधित या देश के विकास और कल्याण से संबंधित जो योजनाएं लागू करती हैं उनको बेस प्रोवाइड कराया जाता है जनगणना के द्वारा ही। और एक्चुअली जनगणना केवल जनगणना से संबंधित आंकड़े केवल सरकार के लिए ही उपयोगी नहीं होती हैं, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके लिए भी ये बड़ा ही उपयोगी होता है। तो यहाँ हमारा संदर्भ है मुख्य रूप से 2011 की जनगणना से संबंधित जनांकिकीय सूचनाएं, और 2011 की जनगणना से संबंधित जनांकिकीय सूचनाओं का जब विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि शिक्षा की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। हम सभी जानते हैं लगभग 74% जनसंख्या भारत की हो चुकी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो पिछले जनगणना 2001 की जनगणना की तुलना में निश्चित रूप से साक्षरता दर में सुधार हुआ है। तो यह एक सुधार के संकेत हैं। और सबसे बड़ी बात यह सूचना मिलती है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के साक्षरता दर में तेज गति से वृद्धि हुई है। पुरुषों के साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है, महिलाओं के साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है, लेकिन जब दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करें या तुलनात्मक अध्ययन करें तो सहज स्पष्ट है कि महिलाओं के साक्षरता दर में वृद्धि तीव्रता से हुई है तुलनात्मक रूप से पुरुष के। तो निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक संकेत है। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट देखें कि राज्यों के बीच विषमता में कमी आई है। ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ी सूचना है कि पहले क्या था कि ये बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में काफ़ी सुधार आया है। पहले के जनसांख्यिकी आंकड़े बताते हैं कि भारत के अन्य राज्यों की साक्षरता दर में पर्याप्त सुधार हुआ और साक्षरता दर के मामले में ये सब राज्य पिछड़ गए। आपको याद होगा कि इनको बीमारू राज्यों में रखा जाता था, हालांकि अभी भी इनको बीमारू राज्यों में रखा जाता है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट की बड़ी आलोचना की गई, लेकिन ये पिछड़े हुए राज्य थे और शुरुआती दौर में इनमें साक्षरता दर का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन 2011 की जनगणना में देखा गया है कि जो पिछड़े राज्य थे और जिनके चलते राज्यों के बीच विषमता काफ़ी हुआ करती थी, यहाँ भी साक्षरता दर में सुधार हुआ है। तो यह स्पष्ट करता है कि ये जनांकिकीय सूचना या आंकड़ा बताता है कि राज्यों के बीच विषमता में कमी आई है। आप तीसरा पॉइंट देखें कि जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी हुई है। निश्चित रूप से पहले की तुलना में वर्तमान भारत में या 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है और लगभग जनसंख्या वृद्धि दर 2% के लगभग हो गई, या इससे भी कुछ आंकड़े नीचे वर्तमान में आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से यह नागरिकों के सकारात्मक सोच का परिणाम है। तो जब भी हम लोग किसी डेटा को लिखते हैं तो डेटा का क्या लाभ है, इसको किस रूप में देखा जा सकता है, जब इसको भी हम लोग लिखते हैं तो यही कहलाता है जनांकिकीय सूचनाएं। तो अगर जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, कमी हुई है, तो निश्चित रूप से यह नागरिकों के सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करता है, पॉजिटिव थिंकिंग को शो करता है और बताता है कि इस संदर्भ में भारत के नागरिक सजग हुए हैं, जो राष्ट्र के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसके बाद अगला बिंदु हम लोग देखते हैं कि ये क्षेत्रीय असमानताओं में कमी। यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मिलती है 2011 के जनगणना से कि क्षेत्रीय असमानताओं में कमी आई है। इसका उदाहरण है कि मात्र 15 राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम थी और अभी जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 25 राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम है। इसके बाद आगे देखें कि स्त्री पुरुष अनुपात या लिंगानुपात में सुधार। और आप जानते हैं कि लिंगानुपात में सुधार सहज स्पष्ट करता है कि भारत हमारा उभर रहा है और स्त्रीलिंग के प्रति लोगों में लगाव काफ़ी बढ़ा है। पहले अज्ञानतावश
अशिक्षा के कारण स्त्री भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति भारत में बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते लिंगानुपात हमारे यहाँ बराबर कम रहता था। और वर्तमान जो जनगणना के जो आंकड़े हैं, जो 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि पहले की तुलना में लिंगानुपात में सुधार हुआ। अब इस सबसे रिलेटेड रिसेंट डेटा खोज के आप इसमें डेटा भी दे सकते हैं, लेकिन डेटा देंगे तो और बहुत बेहतर होगा। रिसेंट डेटा को दे सकते हैं आप, तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर और इम्फैटिक हो जाएगा। हम मेन पॉइंट को बता देते हैं, तो किस किस पॉइंट को लेकर के आप अपने आंसर को तैयार करें, ये मेन पॉइंट हम बता देते हैं। और इसमें जब भी आप आंकड़ा लें तो ऑथेंटिक आंकड़ा लें, गवर्नमेंट के वेबसाइट से आंकड़ा लें, किसी दूसरे के आंकड़ा की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लिंगानुपात में सुधार हुआ है, यानी स्त्रीलिंग के प्रति लोगों में लगाव की भावना बढ़ी है, जो विकसित भारत को सूचित करता है, जो भारत के सकारात्मक दृष्टिकोण को बताता है। और ये बताता है कि अब हमारा उभरता हुआ भारत है। आप देख सकते हैं कि विश्व में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, सभी जगहों पर स्त्रियों का अनुपात बहुत अधिक है, और वहाँ स्त्री कार्यशील जनसंख्या में भी शामिल हैं। और हमारे भारत में अभी तक स्त्रियों के प्रति, स्त्रीलिंग के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, जो भारत के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन 2011 के जनसंख्या का आंकड़े सहज स्पष्ट करते हैं कि लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, या स्त्री पुरुष अनुपात में वृद्धि हुई है, सुधार हुआ है, और यह उभरते भारत का संकेत है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन, आप जानते हैं कि भारत सरकार के परिभाषा के हिसाब से 15 से लेकर के 59 ईयर्स, 59 वर्ष तक के लोगों को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। हालांकि अगली वीडियो में मैं इसी पर आपको बताऊंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू में ही बता दिया, 3 टॉपिक को मैं बताऊंगा डेमोग्राफी में, शॉर्ट नोट में। इसके बाद आगे मैं आपको ये समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, इसके बारे में बताऊंगा। फिर कुछ योजना काल में जो विकास है, जिस पर क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझें कि कार्यशील जनसंख्या का अधिकता, तो हमारे भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष है कि हमारे देश में, हमारा भारत वर्तमान में कार्यशील जनसंख्या के दृष्टिकोण से काफ़ी उन्नत है, और कार्यशील जनसंख्या ही अर्जन प्राप्त करती है और देश के विकास में सहयोग करती है। और जो अकार्यशील जनसंख्या है, जिसको अधिभार कहते हैं, यानी भारत के अनुसार, भारत के सरकार के डेटा के अनुसार 59 ईयर से जो ऊपर के लोग हैं, या 15 वर्ष से नीचे के जो लोग हैं, वो कार्यशील नहीं होते। और उनकी संख्या जब ज़्यादा होती है तो निर्भर जनसंख्या अधिक हो जाती है, तो कार्यशील जनसंख्या द्वारा अर्जित किया गया लाभ का अधिकांश भाग इनके बीच बट जाता है, तो यह जनसंख्या लाभ नहीं देती। इसीलिए जब किसी देश की जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत होता है, उसी को जनांकिकीय लाभांश, या अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। तो वर्तमान में भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला कंट्री है, और इस पर एक अलग से आपको हम शॉर्ट नोट अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन जब हम डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशंस को लिखें, जब हमारे सामने यह प्रश्न आए, तो इतने पॉइंट से आप आसानी से डील करें। और ये 6 पॉइंट में, जैसे शिक्षा की स्थिति में सुधार के संकेत हैं, जो पुरुषों की तुलना में महिला साक्षरता दर में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जो सकारात्मक सोच का परिणाम है, राज्यों के बीच विषमता में काफ़ी कमी आई है, जो डिस्पैरिटीज हमारे स्टेट के बीच हैं, क्योंकि अब जो पहले काफ़ी पिछड़ा हुआ करते थे शिक्षा के क्षेत्र में, उन्हें काफ़ी सुधार है। जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे काफ़ी सुधार है। और इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में जो कमी आई है, इससे नागरिकों के सकारात्मक सोच का पता चलता है।
पता चलता है कि नागरिक अधिक से अधिक शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षित होने के साथ साथ उनकी जो थिंकिंग है कंट्री के प्रति वो पॉजिटिव है। इसके बाद क्षेत्रीय असमानताओं में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि पहले जहां मात्र 15 राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर 2% से कम थी, वर्तमान में ऐसे राज्यों की संख्या लगभग 25 हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्त्रियों के प्रति या स्त्रीलिंग के प्रति भारतीयों में सकारात्मक सोच का विकास हुआ है, जो उभरते भारत का संकेत है, जो विकास करते हुए भारत का संकेत है, क्योंकि लिंगानुपात में सुधार होना हर तरह से लोगों के पॉजिटिव व्यू को ही स्पष्ट करता है। और इसके बाद कि वर्तमान में भारत जनांकीय लाभांश वाला देश है, और जनांकीय लाभांश अगर हो तो यही जनसंख्या लाभ दे करके राष्ट्रीय आय को अधिक से अधिक बढ़ाता है। तो इतने बिंदुओं में आप इसको डील कर सकते हैं, और इस पॉइंट को आप बढ़िया से नोट करके फिर अगले वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड इस पर एक अलग से टॉपिक बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।